फ्रेंड्स देखिए बेटा, यूनिट 6 आपका स्टार्ट कराया था मैंने ग्रेविटेशन। आपको कुछ वीडियोस मैंने सेंड किए थे, रिवीजन वीडियोस, जो मे बी आपने 10th क्लास में करे भी थे। ठीक है, कुछ आपके सिलेबस से भी रिलेटेड थे, जैसे ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करना, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो कुछ आपके सिलेबस से भी थे, कुछ आपके 10th के सिलेबस के मैंने रिवीजन के लिए जस्ट आपको भेजे थे। आपसे बोला भी था कि इन सभी को कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक है, क्लियरली मैंने उसमें बोला था। तो अभी हम लोग अपना जो सिलेबस है मेन ग्रेविटेशन चैप्टर का यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट टॉपिक है उसमें कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले मोशन ऑफ प्लैनेट समझेंगे, इसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे बेटा कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ध्यान से देखिए ज़रा, पहली चीज़ ये आपका क्या है, सन। ठीक, जितने भी प्लैनेट हैं बेटा, इसके सराउंडिंग में एक एलिप्टिकल पाथ पे मूव करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं सारे प्लैनेट। हर एक प्लैनेट दो टाइप का मोशन परफॉर्म करता है, एक रोटेशन होता है और दूसरा रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, रोटेशन एक्सिस पे मोशन, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा, दो टाइप को आपको मोशन बता दिया गया। हर एक प्लैनेट का एक फिक्स्ड टाइम होता है कि वो अपनी एक्सिस पे कितनी देर में मूव करेगा। तो उससे क्या होता है बेटा, डे एंड नाइट। जब वो कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पे, जैसे हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ सरफेस अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स कुछ मिनट में मूव करती है, और सन के अराउंड एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में बेटा कितना टाइम कंज्यूम करती है? 365 डेज 18 आवर्स समथिंग के आसपास, ऐसे 16 to 18 आवर्स के अप्रॉक्स में डेज कंप्लीट, इतने दिन में क्या कर लेते हैं बेटा, एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ये 18 आवर कंप्लीट होता चला जाता है, जिससे मे बी 8 आवर था बेटा। ठीक है, और उसमें एक डे कंप्लीट हो जाता है। जैसे जब लीप ईयर आता है तो 366 डेज हो जाते हैं ईयर में। इसी की वजह से ये जो पर ईयर आपका आवर्स एक इंक्रीज़ करता जाता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है 4 साल के बाद। ठीक है, अभी देखिए सन, सारे प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। दो टाइप का मोशन, एक रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। एक मोशन होता है जिससे डे और नाइट होता है, दूसरा क्या होता है, सीजन चेंज होता है जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। और जो सन होता है बेटा, एलिप्स के एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। एलिप्स इस तरह से कुछ बनता है जैसे एक्स शेप होता है। मैंने दो एक्सिस ड्रॉ कर रखी बेटा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक आपकी ये एक्स एक्सिस थी, दूसरी एक्सिस कौन सी थी, वाई एक्सिस। तो आप ध्यान से देखिए, एक फोकस, इस एलिप्स में दो फोकस होंगे, मिड पॉइंट इस तरह से एक एलिप्स बनता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका यहाँ पे कहीं फोकस होता है। ठीक है, और दूसरा एलिप्स का एक इधर से भी तो एलिप्स बनेगा, यहाँ इसका फोकस हो जाएगा। तो सन किसी एक एलिप्स के फोकस पर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, मान लिया हमारी अर्थ सरफेस इस टाइम यहाँ पे है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो इस कंडीशन पे होगी, इस पॉइंट पे। अब ये धीरे धीरे मूव करके कहाँ पहुँचेगी, जैसे ही इस पोजीशन पे पहुँचेगी हमारी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इस टाइम पे हो जाती है, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे और आगे की तरफ मूव करती जाएगी, एक कंडीशन आएगी, फिर से ये सन के पास आने लगेगी, और जैसे ही यहाँ आते हैं सन के सबसे पास हो जाते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है सबसे कम हो जाती है। और जैसे डिस्टेंस कम हुई तो जैसे मई जून के मंथ चलने लगते हैं, फिर से ये ऐसे रोटेट करती हुई चली जाती है। सीज़न चेंज होते रहते हैं, स्प्रिंग सीज़न आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट समर वेकेशन, विंटर वेकेशंस आ जाते हैं, विंटर्स आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के समर्स आ जाते हैं। तो ये पूरे ईयर ऐसा ही इसका मोशन चलता रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए बेटा, टोटल प्लैनेट कितने हैं, 8। अभी आपको 3 प्लैनेट ऐसे भी बताए जाएंगे जो प्लैनेट तो हैं, लेकिन उनको प्लैनेट्स की काउंटिंग में रखा नहीं जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, उसका लिए भी रीज़न है, अभी बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपके 8 प्लैनेट हैं कौन कौन से। सबसे पहले आपका 8 प्लैनेट में स्टार्ट करते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, 8 प्लैनेट हैं। अब ध्यान से देखिए, फिर से एक बार बताते हैं, मरकरी, वीनस,
अर्थ, ठीक, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट आपका था नेपच्यून। ठीक, इसमें कई बुक्स में बेटा प्लूटो को साथ में लिखा जा रहा है। प्लूटो को अभी प्लेनेट से क्या कर दिया गया है, बाहर। किस लिए किया गया है? क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको बताया है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लेनेट मूव कर रहे थे। एक फिक्स्ड टाइम के बाद उनका डे एंड नाइट कंप्लीट होता था, एक फिक्स्ड टाइम के बाद उनका ईयर कंप्लीट होता था। बट प्लूटो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लूटो जो प्लेनेट आपको डिस्क्राइब करके दिया गया था और इसके बाद 2 और प्लेनेट दिए गए, तो ये तीनों प्लेनेट में दिक्कत क्या है कि इनका 1 ईयर कंप्लीट एक फिक्स डेज में नहीं होता। जैसे यहाँ 365 डेज या 366 डेज होते हैं, इसके लिए हमेशा अप्रॉक्स 5 और 6 डेज़ का डिफरेंस आता रहता है। दैट्स वाई इसको हमने प्लैनेट्स की ऑर्बिट से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इतना बहुत हो गया प्लैनेट्स के बारे में समझना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए ध्यान से, जहाँ से भी बेटा नहीं आएंगे आप लोग दोबारा से बताइएगा, दोबारा एक्सप्लेन किए जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने बेटा प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज डिस्क्राइब किए थे। अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या बताया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। बहुत आसान सा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। इनफैक्ट देखिए इस तरह से कुछ एक एलिप्स होता है। ठीक है बेटा, 2 एक्सिस बना लीजिए, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बनाइएगा बेटा। मैं रफ स्केच इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि वन हैंड में मेरे फ़ोन होता है, दूसरे हाथ से मैं लिख रहा होता हूँ। बिल्कुल कॉपी के ऊपर हमारा बैलेंस नहीं होता है, कॉपी अपने आप मूव करती रहती है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा इन डायग्राम्स को। ये इस तरह से बेंट नहीं होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए एक्स शेप में। ठीक है, अब ये आपका क्या होता है, O पॉइंट, यहाँ आपका फर्स्ट फोकस होगा F1, यहाँ आपका क्या होगा बेटा F2 यानी सेकेंड फोकस होगा। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या है, इस केपलर ने फर्स्ट लॉ में बताया ऑल प्लैनेट्स मीन्स जैसे अभी आपको बताए गए थे कौन कौन से थे बेटा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सभी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन आ एलिप्टिकल ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एंड सन एट वंस फोकस ऑफ इट्स ऑर्बिट। यहाँ डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऑल planets move around the sun in elliptical orbits. And sun lies one of its focus. ठीक है, it is also known as the law of ऑर्बिट्स। इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ में क्या है, लॉ ऑफ एरियल स्पीड या लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ, अब सेकेंड लॉ में क्या है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियाज लिखा जाएगा या फिर लॉ ऑफ एरियल स्पीड भी लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है ध्यान से समझना, जहाँ से नहीं आया बेटा बताना। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ एलिप्स बनाया। सन आपके एक फोकस पे था, यहाँ कहीं हमने सन ले लिया। अभी एक्सिस मैंने नहीं बनाई, आप लोग बना लीजिएगा। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर हम अर्थ की एक कंडीशन लेते हैं, अर्थ सरफेस हमारी यहाँ पे है। ठीक है, इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराया।
आफ्टर सम टाइम ये अर्थ इस पोजीशन पे पहुंचती है। अर्थ कहाँ पहुंच गई बेटा? इस पोजीशन पे पहुंची। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए इसको जितना टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा सेडेड रीजन बना देते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में ये यहाँ की पूरी डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा होगा। ये टोटल डिस्टेंस उतने ही टाइम में अर्थ ट्रैवल कर ले रही होगी। ऐसा क्यों होता है? बहुत छोटा सा रीज़न है बेटा। एक स्मॉल सर्कल लिया और एक इससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल ले लिया। इसकी सरकमफ्रेंस थोड़ी है, इसकी सरकमफ्रेंस से थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ? ये सेंटर, यहाँ से सेंटर, आपने इसकी रेडियस क्या होगी? छोटी। इसकी रेडियस क्या होगी? छोटी। सेम सॉरी, इससे इस वाले सर्कल से क्या हो जाएगी? ग्रेटर यानी बड़ी। अब ये ओ सेंटर ले लेते हैं, इसका सेंटर ओ डैश। ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट इस सरकमफ्रेंस में मूव कर रहा है, दूसरा इस सरकमफ्रेंस में मूव कर रहा है। अब ध्यान से समझना बेटा, आफ्टर 5 मिनट अगर कोई ऑब्जेक्ट इसकी सरकमफ्रेंस का आधे से ज़्यादा पार्ट कवर कर ले रहा है, तो क्या उसी 5 सेकेंड में इसकी सरकमफ्रेंस का आधे से ज़्यादा पार्ट कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर लेट अज्यूम कर लेते हैं इसकी सरकमफ्रेंस टोटल 10 सेंटीमीटर आई। इसकी सरकमफ्रेंस कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। और इसकी सरकमफ्रेंस हम ले लेते हैं थोड़ा 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। स्मॉलर सर्कल की सरकमफ्रेंस हमने 10 सेंटीमीटर ले ली, ग्रेटर सर्कल की सरकमफ्रेंस को क्या ले लिया गया? 25 सेंटीमीटर। अब 5 सेकेंड टाइम लेते हैं। 5 सेकेंड में डिस्टेंस तो इक्वली ट्रेवल कर रहे होंगे, सेम स्पीड दोनों की क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड दोनों कंडीशन पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो जब सेम स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इसने मूव करना स्टार्ट किया, मान लेते हैं 5 सेकेंड में 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जब सेम स्पीड कांस्टेंट स्पीड से ये भी मूव कर रहा था, तो 5 सेकेंड में 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो ये भी ट्रेवल कर रहा होगा। अब जब ये सर्कल पे 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बेटा सरकमफ्रेंस पे आधे से ज़्यादा पार्ट कंप्लीट कर चुका होगा। लेकिन जब इस सर्कल पे 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 7 सेंटीमीटर से ये हाफ पार्ट में भी नहीं पहुंच रहा होगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है? रेडियस कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर पा रहे हैं, रेडियस ज़्यादा थी तो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। किसकी? सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। यहाँ रेडियस ज़्यादा है, सरकमफ्रेंस पे डिस्टेंस कम ट्रैवल करी है। रेडियस कम हो गई है, सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को हमने ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है। सिंपल सा कहने का मतलब है, जब आप सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? अ लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज। line joining planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time. Equal time, and its aerial speed always remains constant, and its aerial speed always remains constant। दो चीज़ें हैं, एरियल स्पीड आपकी कांस्टेंट है, ठीक। अ लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन, सन ये था, प्लैनेट आपने अर्थ ले लिया था, इसको ज्वाइन कराया गया। एरियल स्पीड अगर कांस्टेंट थी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर 10 डेज में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे, तो यहाँ ये भी डिस्टेंस कितने डेज में ट्रेवल कर लेंगे? 10 डेज में, ठीक। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा अगर एरियल स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यही आपका क्या बोला जाता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियल स्पीड भी इसको बोलते हैं। क्या होगा? अ लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इट्स एरियल स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। फिर हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। देखिए केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे आते हैं।
बहुत आसान सा है, ये भी ध्यान से समझना, जहाँ से नहीं आया बताइएगा। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of any planet around the sun, of any planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of is directly proportional to the semi major axis of its elliptical orbit, of its elliptical orbit। ठीक है बेटा, बहुत आसान सा है। एलिप्टिकल ऑर्बिट की अगर डिस्टेंस को r ले लिया जाए तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे r की प्लेस पे ए बी कहीं कहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला कुछ इस तरह से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब भी दिख सकता है आपको। थर्ड लॉ भी बहुत आसान सा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो तीनों लॉज आप केपलर के प्लैनेटरी मोशन के कंप्लीट कर लीजिए, जहाँ से भी नहीं आया बेटा बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा न्यूटन्स कैलकुलेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। ठीक, अब न्यूटन्स लॉ की केपलर लॉ से जो डेरिवेशन है, प्रूफ ऑफ केपलर्स लॉज बाय यूजिंग न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, तो इन दोनों को यूज़ करके जो न्यूटन लॉ का प्रूफ करना है, केपलर्स लॉ को यूज़ करके न्यूटन लॉ को जो प्रूफ करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा। ठीक है।